आज से 18 वर्षों पहले मेरे पति की जब मृत्यु हुई तो उस समय मुझे लगा कि बच्चे छोटे, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। इनको ये एहसास नहीं हो कि एक कमी तो इन्होंने देखी, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा रोल मॉडल ऐसे मेरा जो वास्तविक जीवन है इसमें तो सच पूछा जाए कोई नहीं है। कक्षा 11 के बाद मेरी शादी कर दी गई, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ था और जिस परिवार में मैं आई बहुत ही कहना चाहिए बिल्कुल परंपराओं को मानने वाला, बिल्कुल रूढ़िवादी परिवार। लेकिन 22 सालों बाद जब ये मुझ पर मुसीबत आई तो मुझे दिखा जिसको परिवार कहा गया था, जिसको ससुराल लड़कियों को सिखाया जाता है, वो कहीं नहीं दिखा मुझे। बिल्कुल इस तरह से गायब हुए कि जैसे कभी थे ही नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। हर ख्वाब यूं ही सच्चा नहीं होता। हर मुस्कुराहट के पीछे होता है दर्द। हर चेहरा हमेशा खुश नहीं होता। नमस्ते लखनऊ, मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी बहुत रुलाती है। जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती और ना ही सबके दर्द, सबके स्ट्रगल एक जैसे होते हैं। लेकिन हर इंसान अपने आप में एक सुपर हीरो होता है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही सुपर हीरो से जो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है। एक सिंगल मदर जिन्होंने अपने बच्चों को पाला, अपने घर की ईएमआईज़ भरी, बच्चों की शादियां की और आज एक अच्छी ज़िंदगी अपने दोनों बच्चों को साथ साथ खुद को भी दे पा रही हैं। लेट्स वेलकम मंजुलता सिंह, जिन्होंने हमारी मातृभाषा हिंदी को न केवल नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है, साथ ही जानेंगे उनके सुपर हीरो बनने की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। बताइए हमें। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, वैसे यूपी के ही मूल निवासी हैं हम, लेकिन मेरा जन्म और मेरी शिक्षा सारी छत्तीसगढ़ में हुई, जो कि पहले मध्य प्रदेश था। मेरे दादाजी वहाँ भिलाई स्टील प्लांट में अधिकारी थे और पिताजी भी एक बीमा कंपनी के अधिकारी थे और मैं अपने पूरे ख़ानदान की सबसे बड़ी संतान रही हूँ। और मैं पढ़ाई में प्रारंभ में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कक्षा 8 के बाद उतनी नहीं रही जितना रहना चाहिए। फिजिक्स से डर लगने लग गया था और मुझे राजनीति में प्रारंभ से ही बहुत रुचि रही और साथ ही साथ कविता लिखने में, बोलने में, भाषणों में बहुत रुचि रही और मैं दादाजी के साथ प्रायः कवि सम्मेलनों में भी जाया करती थी। और दादाजी के साथ मैंने सच पूछा जाए तो बहुत कुछ उनके साथ ही सीखा है। रणजी ट्रॉफी मैचेस हो जो भी भिलाई में होते थे, और इसके अलावा बॉक्सिंग मैचेस हो, कवि सम्मेलन हो, थिएटर के कार्यक्रम हो, सब जगह वो लेकर जाते थे और मुझे बहुत रुचि थी सब कुछ जानने में। रेल यात्राओं में भी उनके साथ जाना, रास्ते में पड़ने वाली चीज़ों के बारे में पूछना, जानना, बचपन से ही मुझे बहुत पसंद था। अगर बचपन की बात करें, कोई ऐसा कुछ पुरानी यादें? बचपन की पुरानी याद कक्षा 2 की बात है। मैं जिन लोगों के साथ जाया करती थी स्कूल, मुझसे काफ़ी बड़ी लड़कियां थी मेरे साथ। उन्होंने एक बार मुझे कहा कि स्कूल के पास वाली दुकान से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, और उन्होंने मेरे नाम से उधार ले लिया। और ये बात मुझे मेरी माँ को पता चली और मुझे जमकर पिटाई हुई। वो दिन और आज का दिन मुझे उधार किसी से मांगना लेना बिल्कुल नापसंद है, और प्रायः ऐसा कभी और कुछ नहीं हुआ कि मुझे घर में मार डांट पड़ी हो, क्योंकि मेरे माता पिता मुझ पर बड़ा गर्व करते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हमेशा उनको मुझ पर गर्व करने का ही मौका मिला, लेकिन वो ऐसी सीख थी जो कि मैंने जीवन भर के लिए अपना लिया। क्या कभी ऐसा मौका भी आया है कि आपको भी रोका गया है कि नौकरी नहीं करो या पढ़ाई नहीं करो? कभी ऐसा माहौल रहा घर का? घर का माहौल, जहाँ तक अपने मम्मी पापा के यहाँ की बात करूँ तो जब 11वीं के बाद मेरी शादी की गई थी तो मैं उस समय पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनका था बाद में भी तो पढ़ा जा सकता है, तो शायद उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। मौका मिलता तो कुछ और होता। क्या ससुराल में जब आप गई तो वहाँ पे क्या माहौल था? ससुराल में बहुत सामंतवादी परिवार, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सभी पढ़े लिखे थे। हमारे मेरी ननद जो कि मेरी
मम्मी पापा से बहुत बड़ी, वो भी ग्रेजुएट तो थी ही, वो भी, बाकी सब काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन ऐसा गांव में रहना, फिर घर की जिम्मेदारियां, बीमार सास, तो इतना मौका नहीं था। लेकिन फिर भी मैं निजी या व्यक्तिगत विद्यार्थी के तौर पे मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और फिर रेगुलर बीएड किया। और बाद में जब बाराबंकी में प्रवेश कराया था, अपने बच्चों का एडमिशन कराया स्कूल में, उसके बाद मैंने एमए हिंदी किया था। और जब लखनऊ में एडमिशन कराया तो मैंने जॉब ज्वाइन की, लेकिन फिर बीच में ही जॉब छोड़ दी और फिर मैंने एमफिल किया हिंदी से, फिर पीएचडी भी ज्वाइन की, लेकिन पीएचडी जमा नहीं कर सकती। अच्छा, क्यों सोचा आपने कि अब हमें जॉब करना चाहिए? जॉब करने के पीछे उद्देश्य यह था कि मेरे परिवार में संपत्ति और नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मुझे, जब मैं लखनऊ आकर बच्चों को पढ़ाना, मतलब बाराबंकी में मेरे हस्बैंड का घर का खर्चा वो सब भी चलना था, उनका अप डाउन का भी खर्चा बढ़ना था, और सीएमएस में पढ़ाना था तो उसकी फीस भी अच्छी खासी थी। तो मुझे मालूम था कि खर्च बढ़ेगा, तो मुझे लगा आमदनी भी बढ़नी चाहिए। तो मुझे खर्च पर कंट्रोल से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, यदि आप में क्षमता है तो अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। घर, बच्चे, फिर परिवार, फिर ऑफिस, जॉब, कैसे मैनेज होता था सब कुछ? मेरे अंदर एक चीज़ थी, जब मुझे आजकल सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये है कुछ क्षमता कि जो जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ मैं हर हाल में पूरी करती हूँ। चाहे वो पहले के ज़माने के 25-30 लोगों का चूल्हे पे खाना बनाना रहा हो, चाहे आज स्कूल में 3 आदमी का काम एक साथ कभी सौंप दिया जाए तो वो। ओके, जैसे हम सुपर हीरोज़ की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे सुपर हीरो हैं, सुपर लेडी हैं बेसिकली। तो कभी ऐसा माहौल आया कि लाइक कि कभी आप बहुत रोई किसी चीज़ को लेके, एक सोची कि भैया अब नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं? ऐसा हुआ कि आज से 18 वर्षों पहले मेरे पति की जब मृत्यु हुई, तो उस समय मुझे लगा कि बच्चे छोटे, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। इनको ये एहसास नहीं हो कि एक कमी तो इन्होंने देखी, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी ताकत थे और मैं इनके बल पर फिर से उठ खड़ी हुई कि मुझे लगा ये मेरी जिम्मेदारी है, इनको किसी तरह की तकलीफ मेरे रहते नहीं होनी चाहिए। आज भी मेरी प्राथमिकता यही कि मेरे रहते मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। ओके मैम, जैसे हम सुपर हीरोज़ की बात करते हैं, आप हीरो हैं, बहुत मुश्किलें आपने देखी, सर की डेथ हुई, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसके बाद बहुत अलग वे से लोग ट्रीट करते हैं। उस समय क्या माहौल था और किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया? हाँ, जब मेरे पति की डेथ हुई तो उस समय मेरे दोनों ही बच्चे छोटे थे, दोनों पढ़ रहे थे और घर पर लोन था, घर का लोन था। तो मुझे एक समय लगा कि पता नहीं कैसे ये होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश की मैं करूँगी। और मैंने कोशिश की, फिर दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी पूरी हुई। बेटे ने बीडीएस किया, बेटी ने एमए इंग्लिश और सॉफ्टवेयर डिप्लोमा कोर्स किया। घर का लोन ख़त्म होने के बाद फिर मैंने, उसके पहले ही बेटी की शादी में देख रही थी कि अच्छा रिश्ता मिल जाए। चिंता थी कि अकेले मुझे करना है, कैसे होगा। इसी दौरान बेटी की शादी भी हो गई, बेटे की पढ़ाई हो गई और मुझे, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने ऐसी देखी कि शादी के 22 सालों तक जिसको सुनते हैं ये परिवार है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं उस परिवार के साथ ही जुड़कर रही, चाहे सास ससुर की सेवा हो, चाहे देवर नंदों की शादी की जिम्मेदारी हो, चाहे घर में आने जाने वालों के लिए कभी भूखे रहना हो या जाड़े में अपना ओढ़ना और बिस्तर दे करके किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्ट करना हो, सब कुछ मैंने किया। लेकिन 22 सालों बाद जब ये मुझ पर मुसीबत आई तो मुझे दिखा जिसको परिवार कहा गया था, जिसको ससुराल लड़कियों को सिखाया जाता है, वो कहीं नहीं दिखा मुझे। बिल्कुल इस तरह से गायब हुए कि जैसे कभी थे ही नहीं। ये थोड़ा कष्टकारी था। तो कभी कभी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि लड़कियों का अपना घर कौन सा है, ससुराल या मायका। जब लड़कियां शादी पर मायके भागती तो लोग बहुत बुरा भला कहते, लेकिन ये ससुराल वाले जब मौके पर साथ छोड़ देते तो उनके लिए भी कोई संदेश अवश्य दिया चाहिए। तो उस समय सपोर्ट हैंड में कौन था आपके साथ, कौन खड़े थे? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला अपने भाइयों से। मैं सच बताऊं, मम्मी तो भाई मम्मी है, पुराने समय की मम्मी है, वो क्या कर सकती थी, उनके बस में जो था मम्मी भी साथ दी मेरी। लेकिन मुझे अपने पापा से ज़्यादा सपोर्ट अपने भाइयों का मिला, चाहे वो मेरे बुआ के बेटे हों, चाहे मेरे अपने भाई हों, मेरी बहन।
सबसे भावुक क्षण जीवन का अभी तक का कौन सा रहा? भावुक क्षण मेरी ग्रैंड डॉटर आराध्या का जन्म, वो मेरे लिए ऐसा रहा कि दोबारा ऐसा लगा मुझे जीवन में खुशी मिल गई। मैम अगर हम आपकी बात करें, आप अभी कैम्ब्रिज में हैं, आप मॉर्निंग में आती हैं 7 बजे, शाम को 4 बजे जाती हैं, घर पे आके खुद का खाना बनाती हैं, खाती हैं, एंजॉय करती हैं, लाइफ जिंदगी जी रही हैं आप। हु इज योर रोल मॉडल? मेरा रोल मॉडल ऐसे, मेरा जो वास्तविक जीवन है इसमें तो सच पूछा जाए कोई नहीं है, क्योंकि मुझे दुनिया को इतना देखने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि पहले कम उम्र में शादी, फिर कुछ ही समय बाद सास का बस्तर पर होना, फिर छोटे छोटे 2 बच्चों का पालन पोषण, फिर अपनी नौकरी, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, मैं अपनी माँ को भी कहूँ तो जिम्मेदारियों के लिए, परिश्रम के लिए कह सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे रोल मॉडल कभी भी नहीं रही। क्योंकि मेरी माँ की एक बहुत ही बुरी आदत रही कि उन्होंने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं, ना खाना, ना पहनना, ना मान, ना सम्मान, सब कुछ उनका, कोई रौंद कर भी चला जाए फिर भी उसके लिए त्याग की मूर्ति रही। मतलब जानवरों की सेवा करते मैंने देखा है उनको, और आज भी वो ऐसी ही है। तो मैं अपनी माँ जैसा कभी भी नहीं बनना चाहती थी। मुझे लगता था अपने कर्तव्य में कमी ना करो, लेकिन अधिकारों के लिए भी बोलो। A few moments later. अच्छा, किरण बेदी सब इंस्पायर्ड नहीं है? नहीं, किरण बेदी और सुषमा स्वराज, ये 2 महिलाएं जो हैं मुझे बहुत प्रेरित करती रही। किरण बेदी को देखकर लगता था मुझे भी इस तरह कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। यदि मौका मिलता तो शायद मैं उस क्षेत्र में जाती। और सुषमा स्वराज से जो राजनीति में मुझे पहले से ही रुचि थी, भाषण वगैरह उनके मुझे प्रभावशाली लगते, तो मैं इस भाषणों में भी मेरी रुचि रही हमेशा से। इसके अलावा यदि कहूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे उनका व्यक्तित्व बहुत प्रेरित करता था, उनका बोलना। मैं बचपन से उन्हें बहुत सुनती थी, और बहुत कम उम्र में, जब भाजपा नहीं बनी थी, जनता पार्टी, तब भी कमल का फूल उनका चिन्ह था, और उसको जैसे इलेक्शन हो तो वो बांटना, उसका प्रचार, मुझे लगता था कि बस मैं इसके लिए ही बनी हूँ, जनता पार्टी, और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी। मैम जैसे हमने इंस्पिरेशन की बात की, आपने बताया किरण बेदी सब इंस्पायर्ड, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि कभी नहीं लगा कि हमें पुलिस में जाना चाहिए या फिर IAS ऑफिसर बनना चाहिए? मैंने स्कूल समय में एनसीसी ली थी। मेरी पहली चॉइस थी आर्मी में जाना, लेकिन वो सब कुछ मौका ही नहीं मिला। किरण बेदी को देखकर लगता था पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन उसका भी मौका नहीं मिला। और फिर बाद में फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा लॉ कर लूँ, भाई लॉयर भी बन जाऊँ, लेकिन वह भी नहीं हो पाया कि पारिवारिक कारणों से या जैसे भी। तो लेकिन टीचिंग का एक्सपीरियंस ऐसा रहा मेरा कि जब पहली बार मैंने पढ़ाया स्कूल में, तो कक्षा 9 में पढ़ाया था और बीएड के समय पढ़ाया था। लेकिन पहली ही कक्षा जब मैंने पढ़ाई तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली, और ऐसा लगा कि जैसे मैं टीचिंग के लिए ही बनी हूँ। तब तक, अब ज़्यादा क्या कहूँ कि इस प्रोफेशन में जब से मैं आई, मैं जहाँ भी गई, मैंने डेमो भी दिया, कुछ भी दिया, तो मुझे यही सुनने को मिला कि आज तक का बेस्ट था। अब पता नहीं होंगे और ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया जो थी वो यही रही, और काफ़ी साल हो गए फिर मैं यही करती रह गई। जैसे आप हिंदी की टीचर है, आपने नेशनल लेवल पे बच्चों को पहुंचाया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। आजकल के जो टीचर्स है, अगर उनसे बात करें कौन सा सब्जेक्ट बनना है, सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे, हिंदी की बात नहीं करते। उस पर लेके आपके क्या विचार है? ये सच पूछा जाए तो ये व्यक्ति के आत्मविश्वास की कमी है। क्योंकि आप में विश्वास है तो आप कुछ भी पहनकर, कुछ भी अपना काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि अरे हिंदी, अपनी ही राष्ट्रभाषा को वो 2M दर्जे का समझते हैं। तो सच पूछा जाए तो भाषा तो संस्कृति का अटूट अंग है। आप इसका मतलब आप अपने संस्कारों पर संदेह कर रहे हैं, भाषा पर संदेह नहीं कर रहे, अपने संस्कारों पर कर रहे हैं, अपने आप पर कर रहे हैं। कि यदि आप अंग्रेजी पढ़ा करके आप अपने आप को अच्छा समझ सकते हो, तो हिंदी पढ़ा कर क्यों नहीं समझ सकते? वो तो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ये मानसिकता का दोष है, और ये मानसिकता जो है पूरे समाज को अपने चपेट में ले ली है आज, और इससे हमें निकलना होगा, नहीं तो एक समय बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे आज हम संस्कृत के विद्वानों को खोज रहे हैं, संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वालों को खोज रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और विदेशों में जाकर लोग कह रहे हैं कि हम संस्कृत के बल पर आगे बढ़े हैं, आपके वेदों से हमने नई नई खोजें की हैं, और हम उसको भूले बैठे हैं। ये सच है कि मैं अपने
लगभग 25 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। और हिंदी के टीचर बड़े ही, मुझे पूछो भी कौन सा विषय पढ़ाते हो, तो आनाकानी करेंगे या कहेंगे हिंदी पढ़ाते हैं। ऐसा लगता है हिंदी गर्व नहीं शर्म की बात है। तो हिंदी पढ़ना गर्व की बात होनी चाहिए और खुद को परिश्रम करना चाहिए। जिस तरह से आजकल बहुत सारे विद्यालय हिंदी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी आड़ में बहुत सारी टीचर्स भी ऐसी हैं कि कुछ नहीं तो चलो हिंदी पढ़ा लो। तो इस मानसिकता को दूर करना होगा, उन्हें खुद भी जानना होगा। और मैंने अपने जीवन काल में एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर मंजू कर्नाटक, उनसे हम जब कभी विषय की बात होती तो उनसे चर्चा करती हूँ। और बाकी क्या कहूँ, मुझे ऐसा अवसर नहीं मिलता कि कोई विषय पर चर्चा करना चाहे। बहुत सी चीज़ें जानने ना जानने की बात, तो मुझसे भी गलतियां हो सकती। मैं भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हिंदी से जुड़ी हुई जो नहीं जानती हूँ, लेकिन सीखने की कोशिश तो होनी चाहिए, वो अभी गायब है। और मैम जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि आप बहुत अच्छी पोइट्रीज लिखती हैं, तो इसका कैसे आया इंट्यून आपके में? मैं उसे गद्य लिखती थी। और जब शादी से पहले हमारे यहाँ रायपुर आकाशवाणी से कार्यक्रम आते थे, उसमें एक दृष्टिकोण कार्यक्रम आता था, तो गद्य का ही था, तो मैं उसमें लिखकर भेजती थी। मेरा लिखा हुआ आया भी 1-2 बार, लेकिन ये कविता मैं नहीं लिखती थी। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ यहाँ CMS में आने के बाद, तो कुछ देखा अचानक मेरे मन में आ गया और मैंने लिख डाला। फिर कोविड के समय काफ़ी कुछ लिखा, फिर YouTube चैनल भी बनाया। तो मेरी कविताएं ज़्यादातर वास्तविकता पर आधारित होती हैं, जो भी समाज में चल रहा होता है उस पर आधारित होती हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक और काल्पनिक कविताएं नहीं मेरे। कुछ अगर रिसेंट का लिखा हुआ सुना दीजिए। जो लगता सुंदर कल था वह जीवन का छल था, नहीं समस्याओं का कोई हल था, जितना सुलझाता डोर उतना उलझता जाता था। क्या नहीं अंत इस जीवन का, क्या नहीं अंत इस कंटकित जीवन का, एक निकालो 2 चुपता जाता था, नहीं समस्याओं का कोई हल था, जो लगता सुंदर कल था वह जीवन का छल था। ओके, तो हमारे साथ ही एक नेशनल सुपर हीरो जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद बहुत कुछ अचीव किया है इन्होंने। तो थैंक यू मैम हमें कीमती समय देने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में नए किसी हीरो के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड नाइट।